वेलकम टू ज्ञान मार्ग। आज हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली को डिटेल में देखेंगे कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ। तो सबसे पहले जो इटली नाम का कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हालांकि इटालियन बोलने वाली जो उनकी कल्चर और लैंग्वेज वाली जो पॉपुलेशन थी वो उस रीजन में रहती थी, लेकिन वो अलग अलग रहती थी, वो यूनिफाइड नहीं थी। तो इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ ये डिटेल में देखेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि इटली ये कैसा दिखता था। तो ये मैप में हम देख सकते हैं कि पहले जो इटली था वो तीन भाग में डिवाइड हो रखा था। तीन में एक है नॉर्थन वाला, नॉर्थ वाला ये हिस्सा, ये नॉर्थ वाला हिस्सा। फिर ये पेपल स्टेट वाला सेंट्रल वाला हिस्सा जो कि पोप के कंट्रोल में था। और ये साउथ वाला यानी कि नेपल और सिसली, ये तीसरा हिस्सा, जो कि साउथ वाला हिस्सा है। तो ये था पूरा इटली नॉर्थ सेंट्रल और साउथ में तीन भाग में डिवाइड था। और सार्डिनिया और पिडमोंट भी दो अलग से वो डिवीजन थे वहाँ पे। तो इटली को यूनिफाई करने में ऑब्स्टेकल क्या थे? तो ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा था वो ज़्यादा डेवलप और प्रॉस्परस था एज कंपेयर टू साउथर्न रीजन। फिर ये इटली के रीजन में काफ़ी काफ़ी डिफरेंसेस भी थे। फिर एक प्रॉब्लम ये था कि ऑस्ट्रिया जो था उसका, ये जो वेनेटिया और लोम्बार्डी है उसके ऊपर ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था। तो ऑस्ट्रिया था वो इटली के यूनिफिकेशन में वो एक ऑब्स्टेकल बन रहा था। तो ये था ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इसमें नेपोलियन बोनापार्ट, उसका क्या रोल था? तो नेपोलियन जब 1802 में, यानी कि वैसे तो 1799 में भी नेपोलियन कॉन्सुलेट की तरह वो उभर रहा था, तभी उसने इटली के जो एरिया है उस पे आक्रमण किया था और उसको यूनिफाइड करने का ट्राई किया था। तो तभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से ही इटली के जो रीजन थे उसमें रिपब्लिक, नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी की भावना या और आइडियाज फैले थे। तो अभी पहले हम ये देखते हैं कि ये जो इटली के एरिया है उस पे किस किस का कंट्रोल था। तो ये जो पीडमोंट और सार्डिनिया है ये हाउस ऑफ सेवोय के द्वारा रूल किया जाता था। हाउस ऑफ सेवोय के द्वारा पीडमोंट और सार्डिनिया। फिर ये जो लोम्बार्डी और वेनेटिया है, ये ग्रीन कलर में, वो ऑस्ट्रिया के द्वारा रूल किया जाता था। ये जो ये पिडमोंट, सार्डिनिया, लोम्बार्डी और वेनेसिया वो नॉर्थर्न इटली का भाग थे। अभी ये है पेपल स्टेट। पेपल स्टेट था वो हैब्सबर्ग डायनेस्टी थी जो ऑस्ट्रिया की, उसके द्वारा रूल किया जाता था। हालांकि ये पोप के कंट्रोल में हुआ करता था। पेपल स्टेट ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर। फिर ये है नेपल और सिसली, वो बर्बन किंग्स के कंट्रोल में हुआ करता था। बर्बन किंग। तो ये हो गया पूरा डिवीजन। अभी क्या होता है कि 1848 में जो रिवॉल्ट होता है, जो हमने पहले लेक्चर में भी देखा था, तो उसकी जो आइडियोलॉजी है कि जो मोनार्की के सामने ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेसी की भावना जगती है, तो वो इटली में भी उसका प्रभाव पड़ता है और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की मांग इटली में भी उभरती है और वो ऑस्ट्रिया के सामने एक खतरा बन जाती है। तो अभी क्या होता है कि 1848 में तो फिर ऑस्ट्रिया इसको दबा देता है, इटली के जो रिवॉल्ट होने की शक्यता है उसको। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी घटना बनती है, वो है क्रिमियन वॉर।
क्रिमियन वॉर होता है 1854 में। तो क्रिमियन वॉर में क्या होता है कि जो क्रीमिया का हिस्सा है, जिसमें कैथोलिक, जो क्रिश्चियन होली प्लेस है, क्रीमिया के हिस्से में एक क्रिश्चियन होली प्लेस है, उस पे किसका अधिकार होगा, इसके लिए रसिया और उसके सामने ब्रिटेन, फ्रांस, ऑटोमन एम्पायर और ये जो सार्डिनिया है, ये लड़ रहे थे। तो क्रीमिया के हिस्से के ऊपर रसिया एक तरफ पे, और उसके सामने चार डायनेस्टी यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, ऑटोमन एम्पायर और सार्डिनिया। तो नॉर्मली यानी कि स्वाभाविक है कि इसमें ज्यादातर शक्ति ब्रिटेन, फ्रांस, ऑटोमन एम्पायर और सार्डिनिया साथ में मिले हैं, तो उनके पास ही होगी, तो वही जीतते हैं। तो ये जो बैटल होता है, क्रीमियन वॉर, उस वो खत्म होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस से। तो उसमें क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस में वो लोग ये इशू को रिजॉल्व कर देते हैं कि क्रीमियन वॉर के जो क्रिश्चियन होली प्लेस है उसके ऊपर किसका अधिकार होगा। तो इस वॉर का इम्पोर्टेंस इटली के यूनिफिकेशन में कैसे है, ये एक विचार आता है। तो इसमें क्या है कि ये जो सार्डिनिया था, वो पार्टिसिपेट होता है क्रीमियन वॉर में, इसकी वजह से ये जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली का मुद्दा है वो इंटरनेशनलाइज हो जाता है, सबका ध्यान वो खींच लेता है। तो ये क्रीमियन वॉर का इम्पोर्टेंस था। फिर 1859 में, सॉरी 1858 में पैक्ट ऑफ प्लम्बेरियस होता है, जिसमें फ्रांस और ये सार्डिनिया के प्राइम मिनिस्टर, ये सार्डिनिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था केवोर, और फ्रांस में नेपोलियन थ्री एम्परर था। ये जो केवोर थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया थे, और तभी नेपोलियन थ्री थे, वो एम्परर ऑफ फ्रांस थे। तो उन दोनों के बीच ट्रीटी ऑफ प्लम्बर होती है 1858 में, कि वो लोग जो नॉर्थन इटली है, जहाँ पे वेनेटिया और लोम्बार्डी का राज है, ऑस्ट्रिया जो उनको कंट्रोल कर रहा है, तो उनको छुड़ाने में फ्रांस जो है वो इटली का साथ देगा, यानी कि सार्डिनिया का साथ देगा। तो बदले में फ्रांस को नाइट्स एंड सेवॉय, वो सार्डिनिया एज अ रिटर्न गिफ्ट उनको देगा। तो फिर इसमें क्या होता है कि ये वॉर होता है 1859 में, जिसको ऑस्ट्रियन सार्डिनिया वॉर भी बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि सार्डिनिया जीत रहा होता है, बाद में फ्रांस को रियलाइज होता है कि नहीं, हम ऑस्ट्रिया की ताकत को चैलेंज नहीं कर सकते, तो वो सार्डिनिया को सपोर्ट बाद में नहीं करता है, वो रिट्रीट कर जाता है। हालांकि जो वेनेटिया और लोम्बार्डिनी दोनों लेना था, तो दोनों वो नहीं ले पाते हैं, सार्डिनिया सिर्फ लोम्बार्डिनी को ही ऑस्ट्रिया से ले पाता है। तो 1859 में पीस ऑफ विला फ्रांस होती है सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच, तो जिसको फ्रांस भी एग्रीमेंट में, वो उसका भी सपोर्ट होता है, फ्रांस भी वो ट्रीटी ऑफ विला फ्रांसा को सपोर्ट करता है। तो जिसमें लिखा था कि वेनेटिया और जो और कुछ रीजन है उस पे ऑस्ट्रिया का ही कंट्रोल रहेगा, और लोम्बार्ड है यानी कि लोम्बार्डी, उसके ऊपर सार्डिनिया का कंट्रोल रहेगा। अभी ये जो सेंट्रल वाला हिस्सा है उसमें भी काफी पार्मा, मॉडर्ना और टस्कानी जैसे रीजन थे। तो सार्डिनिया को जब लोम्बार्डी मिल जाता है, तो उनके जो कमांडर और पीपल थे उनका कॉन्फिडेंस आसमान छू जाता है। तो उनको लगता है कि अभी हमें
ये सेंट्रल जो पार्ट है इटली का, जिसमें पार्मा, मॉडर्ना और टस्कानी जैसे रीजन है, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। तो फिर क्या करता है कि इटली फिर से फ्रांस के जो नेपोलियन थ्री है उनके सपोर्ट से वहां पे एक प्लेबिसाइड कराता है, तो उसमें वो लोग जीत जाते हैं। तो ऐसे नॉर्थन और सेंट्रल इटली तो जीत गए, अभी बारी है नेपल्स और सिसिली की। तो इसमें गैरिबाल्डी जो थे, जो मेज़िनी के एक सक्सेसर के रूप में थे, उसका काफी रोल है। तो गैरिबाल्डी जो थे वो, मतलब कि ये जो कैवर थे वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में विश्वास रखते, जबकि गैरिबाल्डी मोनार्की के बिलीवर थे। और वो पॉपुलर पॉलिटिक्स में बिलीव रखते थे, हालांकि वो रिपब्लिकन थे। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो नेपल और सिसिली है जिसपे बॉर्बन किंग का राज था, तो गैरिबाल्डी ने 1,000 रेड शर्ट के वॉलंटियर को जाके वहां पे पॉपुलर अपसर्च करवा दिया और वो रीजन को कैप्चर करवा दिया। तो फिर बाद में ये जो सार्डिनिया और पिडमोंट के राजा थे, जो विक्टर इमैनुअल टू, वो नॉर्थ से साउथ में जा रहे थे, तभी गैरिबाल्डी ने उनको सिसिली और नेपाल का कंट्रोल दे दिया। तो अभी पूरे इटली में सभी रीजन पे विक्टर इमैनुअल और केवर का राज था, एक्सेप्ट रोम। रोम के बिना सभी रीजन पे राज था। और एक था वेनेटिया, वेनेटिया के ऊपर भी ऑस्ट्रिया का राज था। तो ये दोनों चीजें किस तरह से इटली में आती है, इसके लिए हमें जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है उसको थोड़ा रिकैप करना पड़ेगा कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में क्या होता है। ये जो बैटल ऑफ टेडोवा होता है, जो कि 1866 में होता है, जिसमें प्रशिया है वो ऑस्ट्रिया को डिफीट कर लेता है। 1866 में प्रशिया ऑस्ट्रिया को डिफीट कर लेता है। तभी हमने देखा था कि इटली है वो ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करता है। तो यानी कि वो ऑस्ट्रिया को सपोर्ट नहीं करता है लेकिन न्यूट्रल रहता है। पहले प्रशिया रसिया को न्यूट्रल करता है, फिर इटली को न्यूट्रल करता है। बाद में ये जो ऑस्ट्रिया है, जो हमने देखा था कि क्लेसिट और होल्स्टीन, होल्स्टीन जो है वो मिलता है ऑस्ट्रिया को, और क्लेसिट मिलता है प्रशिया को। तो होल्स्टीन और ऑस्ट्रिया के बीच जाने के लिए प्रशिया का रास्ता ही एक मार्ग था, जबकि जर्मन बंड ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया कि वो प्रशिया के सामने युद्ध छेड़ दे। तो फिर प्रशिया ने भी फ्रांस का साथ लेकर और इटली को न्यूट्रल कर कर ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। ये हमने देखा था, वो था बैटल ऑफ सैडोवा। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पैरा प्रेग ट्रीटी ऑफ प्राग भी होती है। तो ये जो इसमें ऑस्ट्रिया डिफीट हो जाता है, तो इससे इटली को ही फायदा हो जाता है। तो ये जो वेनेटिया जो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, अब वो इटली के कंट्रोल में आ जाता है। तो इस तरह वेनेटिया कंट्रोल में अभी बाकी है, रह गया है सिर्फ रोम। तो ये जो पेपल स्टेट था उसकी बाउंड्री जो हमें दिख रही है, तो उसमें फ्रांस का इन्फ्लुएंस था। जो फ्रांस जो था वो कंट्रोल किए बैठा था, इसकी वजह से पूरा रोम वो फ्रांस के कंट्रोल में था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में दूसरा बैटल होता है, उसका नाम है बैटल ऑफ सिडान, जिसमें ऑस्ट्रिया फ्रांस को भी हरा देता है।
तो इसकी वजह से ये जो पूरा रोम वाला हिस्सा है वो इटली को मिल जाता है। तो इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये जो बैटल ऑफ सीडन है वो होता है 1870 और 71 में, जिसमें प्रशिया फ्रांस को हरा देता है। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली दोनों एक दूसरे से काफी कंसिक्वेंसेस और सीक्वेंस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो अभी यूनिफिकेशन ऑफ इटली तो हो गया, लेकिन इसमें रोल काफी लोगों का था, जैसे कि ये है मेजिनी, फिर ये है जो केवर जो प्राइम मिनिस्टर थे सार्डिनिया और पिडमोंट के, और फिर ये है गैरिबाल्डी। तो इनको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि मेजिनी, तो मेजिनी किसके लिए जाने जाता है। तो मेजिनी थे, वो अपने एक सोसाइटी थी जो यंग इटली की शुरुआत की थी, इसके लिए वो जाने जाते हैं। फिर उन्होंने जब रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चलाई तो उनको जेल में भेजा गया। तो जेल में उन्होंने एक यूनिफाइड इटली की अवधारणा की थी, जो फ्री, इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक नेशन होगा और रोम उसकी राजधानी होगी। तो उन्होंने यंग इटली के सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काफी मेंबर, और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें काफी मेंबर्स उनमें शामिल थे। तो ऐसे यंग इटली की जो सोसाइटी थी वो काफी सारे नंबर में उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। और ये जो गैरीबाल्डी था वो मैजिनी का डिसिपल ही माना जाता है। फिर ये एक है कैवर। तो कैवर थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे पिडमोंट और सार्डिनिया के, जिन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से इटली को यूनिफाइड करने में काफी इम्पोर्टेंट रोल उनका था। फिर ये है गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी डिसिपल ऑफ मेजिनी था। तो उन्होंने प्रेफरेंस दिया था यूनिफिकेशन ओवर रिपब्लिक, यानी कि वो मोनार्की को एक्सेप्ट करते थे। हमने देखा था कि वो निचला वाला जो हिस्सा था, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नेपल्स और सिसिली वाला हिस्सा था, उसको गैरिबाल्डी के चलते ही विक्टर एम्यूल टू को उन्होंने भेज दिया था। और जो एक 1000 जो रेड शर्ट पहने लोग वहां पे घेरा लगा के बैठ जाते हैं, तो उनको नेपल और सिसिली मिल जाता है। तो ये गैरिबाल्डी जो मोनार्की को एक्सेप्ट करते थे, उनकी वजह से जो साउथ इटली है उसका यूनिफिकेशन नॉर्थ इटली के साथ हुआ है। अभी एक सवाल ये आता है कि इटली के यूनिफिकेशन की इफेक्ट क्या है। तो वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी, रिपब्लिक और यूनिफिकेशन की भावना का प्रसार होता है, फिर इसकी वजह से ही इंडिया में भी 1857 का रिवॉल्ट होता है। फिर टाइपिंग रिबेलियन होता है चाइना में भी। अभी एक क्वेश्चन ये है कि इटली का यूनिफिकेशन और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन, इस दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और डिसिमिलैरिटी क्या है। तो सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों नेशनलिज्म के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जर्मनी के लोगों को भी अपने देश के प्रति नेशनलिज्म की भावना जगी और इटली के लोगों को भी नेशनलिज्म की भावना जगी। फिर यह है कि दोनों में रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जर्मनी में जो बिस्मार्क थे, जो वहाँ के काउंसिलर थे, उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट था। और इटली में भी जो केवॉर थे, वो प्राइम मिनिस्टर, उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट था। फिर ये वॉर और डिप्लोमेसी के बेस ऊपर हुई है। जैसे कि बिस्मार्क ने ब्लड और आयरन पॉलिसी अपनाई थी, इस तरह केवर ने भी मिलिट्री टैक्टिक्स और इंटरनेशनल जो टैक्टिक्स है उसको अपनाया था। फिर रोल ऑफ मोनार्की, यानी कि जर्मनी में जो किंग विलियम है जो प्रशिया के, वो मोनार्क बन जाते हैं जर्मनी के भी। और यहाँ पे इटली में जो विक्टर इमेन्युअल है सार्डिनिया के, वो राजा बन जाते हैं। और एक सिमिलैरिटी है एक्सटर्नल सपोर्ट, यानी कि जर्मनी को भी एक्सटर्नल सपोर्ट
मिला था फ्रांस से, इटली से और ऑस्ट्रिया से। इस तरह इटली को भी सपोर्ट मिला था प्रशिया से और उसके काफ़ी एलाइड कंट्री से। अभी इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस में ये है कि प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, यानी कि जर्मनी था वो अबोव से बिलो हुआ था, यानी कि जो बिस्मार्क ने किया था यूनिफिकेशन वो ऊपर से नीचे तक किया था। वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या ग्रास रूट लेवल से नहीं किया था, उसने ऊपर से यानी कि अबोव लेवल यानी कि किंग को हराकर और अ, जो क्रूसिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया था। जबकि इटली का जो यूनिफिकेशन है वो बिलो टू अबोव हुआ है। तो ये था प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन में डिफरेंस। दूसरा है कि लीडरशिप स्टाइल। बिस्मार्क जो है वो ब्लड आयरन पॉलिसी को अपनाया था, जबकि केवोर है वो उसने डिप्लोमेसी और मिलिट्री टैक्टिक्स को अपनाया था। फिर एक है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन वो स्टेट ड्रिवन पॉलिसी था, जबकि इटली का जो यूनिफिकेशन है वो मिक्स टाइप था, यानी कि पॉपुलर अपराइजिंग देखने को मिलता है जैसे कि गैरिबाल्डी, मेजिनी और केवोर। फिर वॉर्स भी दिखने को मिलता है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी दिखने को मिलते हैं। तो वो स्टेट ड्रिवन नहीं बोल सकते, वो मिक्स अपराइजिंग था। और ये फॉरेन डोमिनियंस में भी इटली को फॉरेन डोमिनियंस में प्रशिया का काफी सपोर्ट देखने को मिलता है और फ्रांस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। जबकि जर्मनी को ऑस्ट्रिया का सपोर्ट देखने को पहले पहले उन्होंने इटली का सपोर्ट लिया था, फिर ऑस्ट्रिया का सपोर्ट भी लिया था। तो इस तरह से ये डिफरेंस